पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूनचे ने फाइट के लिए अपनी ड्रैगन फोर्ट को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग काफी शौक थे, खासकर हेवनली स्वॉर्ड विला के लोग, क्योंकि ये तलवार उनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी। और तभी लिंग जी अपने फादर से पूछता है कि क्या आप फाइट खत्म होने के बाद यूनचे से उसकी तलवार को वापस मांगने वाले हैं? तभी लिंग वूफेंग कहता है कि ये उसका भाग्य है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। और फिर यूनचे और जिया किंगयू के बीच भी एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसमें जिया किंगयू ने अपने आइस लोटस का इस्तेमाल किया था, जिसे यूनचे ने अपनी फिनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल करके काफी आसानी से उसे रोक लिया था। अब इस एपिसोड में देखते हैं यूनचे के स्टार कैचिंग डायमंड लोटस ने न केवल जिया किंगयू के बर्फ के कमल को अपने भीतर निगल लिया, बल्कि जिया किंगयू को भी अपने भीतर पूरी तरीके से निगल लिया था। और इस चिलचिलाती गर्मी के बीच जिया किंगयू के भाव काफी बदल गए थे। लेकिन तभी जिया किंगयू अपने आइस पावर का इस्तेमाल करके बर्फ का एक मजबूत अवरोध अपने चारों तरफ बना देती है, जिससे आने वाली सभी फिनिक्स लपटें दूर हो गई, क्योंकि वह उसी समय पीछे हट गई थी। जब यूनचे का डेमन लोटस पूरी तरीके से बुझ गया था, तो जिया किंगयू को भी 100 मीटर तक दूर पीछे धकेल दी गई थी। हालांकि यूनचे ने अपना आक्रमण जारी नहीं रखा और जिया किंगयू की आंखों में देखा और उसे भविष्य कोरते हुए कहा कि मैं यहाँ फिर से कहूंगा, अपनी पूरी ताकत लगाओ, मैं जिसे हराना चाहता हूँ वह तुम हो, तुम्हारी पूरी ताकत के साथ। यूनचे की भाई तलवार की ताकत उसके शरीर से निकलते लपटे और जिया किंगू को पूरी तरीके से चकित कर रही थी। उनके बीच हुई कुछ टक्कर में वह वास्तव में थोड़ी कमजोर स्थिति में थी। यूनचे के वर्तमान भाव को देखते हुए वह जो समझ सकती थी वह एक प्रकार का अहंकार था जो उसकी हड्डियों में अंकित था। और यह अहंकार वह उस तरह का स्वाभाविक अहंकार नहीं था जो आमतौर पर किसी के पास होता है, बल्कि उस पर लक्षित था। मतलब अपनी बीवी से किस तरह तार्स का इस तरह का अहंकार उसके भाव ने उसे बता दिया था कि अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती है तो यह उसका अपमान होगा। जिया किंगयू ने अपनी छाती ऊपर की ओर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उन्हें धीरे से खोला और उसकी ठंडी आवाज उसके होठों से निकली, जैसा तुम चाहो। चारों दिशाओं में ठंडी हवा चलने लगी थी, क्योंकि जिया किंगयू की बर्फ की आत्मा अनियमित रूप से फड़फड़ाने लगी। उसके किंगयू एक पल में हवा में आ गई थी। उसकी पैरों की उंगलियां एक पल में जमीन से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगती है, जब तक कि सिर्फ उसकी लंबी बर्फ की पोशाक जमीन से हल्की से छू नहीं गई। उसकी बाहें धीरे से खुली, फिर उसके कंधों पर लटके हुए बाल और उसके जो बर्फ की पोशाक पहनी हुई थी वह हल्के से फड़फड़ाने लगी और आसपास का तापमान आश्चर्यजनक गति से नीचे गिर गया। और ठीक इसी क्षण जय किंगयू के शरीर से अचानक एक नीली चमक निकली और उसने तुरंत बाद एक स्पिरल ठंडी हवा ने पूरी तलवार प्रवचन क्षेत्र को हल दिया। यह है वह अचानक चमकीली नीली चमक बेरहमी से यूनचे की आंखों में चुभ गई, जिससे उसने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने तुरंत उन्हें खोला, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जे किंगयू की पर पड़ी वह अचानक बेजान होकर वही खड़ा हो गया। ठंडी हवा शांत रूप से फैल गई थी, हालांकि उसकी बर्फ की पोशाक हवा के बिना भी फड़फड़ा रही थी। जिया किंगयू के चेहरे का पर्दा पहले से ही गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वह गहन ऊर्जा के तूफान के बाद कहीं उड़ गया है। और जो रूप सामने आया वह एक परी की तरह था, जो सूर्य और चंद्रमा को भी शर्मिंदा कर सकता है और यहाँ तक कि पृथ्वी और आकाश को भी ग्रहण कर सकता है। हालांकि उसकी आंखों की जोड़ी में एक जबरदस्त बदलाव आया था। वे पूरी तरीके से बर्फ नीले रंग के थे। उसके गहरे काले बाल गायब हो गए और उसकी जगह बर्फ की तरह नीले बालों ने ले ली थी। उसकी पलकें भी बेदाग नीली ठंडे बर्फ की तरह क्रिस्टल की तरह लग रही थी। उसके आसपास तैरती बर्फ की आत्माओं में भी बड़े बदलाव आए। पहले हर बर्फ की आत्मा हीरे जितनी छोटी थी, अब ऐसा लग रहा था जैसे वे टिमटिमाते सितारों में बदल गई हों। और जे किंग जो सितारों के इन अंतहीन समूह के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ और बर्फ के से पैदा हुई हो, बर्फ से पैदा हुई एक परी, जो कि नश्वर दुनिया में बिल्कुल भी दूषित नहीं की जा सकती थी। जमे हुए बादल, सातवें दायरे, बर्फ शरीर, जेड हड्डियां, स्वर्गीय तलवार विला, मास्टर ब्लू विंड साम्राज्य के वर्तमान युग के नंबर 1 अधिपति थी। लिंग यूफेंग की आवाज वर्तमान में थोड़ी हकला रही थी। लिंग यूफेंग स्वर्गीय तलवार विला का मास्टर है। जिया किंगयू को देखकर जो एक बर्फ की परी में बदल गई थी, उसके दिल में आश्चर्य एक अवर्णनीय डिग्री तक पहुंच गया था। उसे नहीं पता था कि यह 17 वर्षीय लड़की उसे कितना आश्चर्य और झटका देगी, इससे पहले कि वह खुद को रोक सके। जमे हुए बादल, सातवें दायरे, यह एक अत्यंत उच्च क्षेत्र था जिसे केवल गोंग युक्सियन जमे हुए बादल असगार्ड की वर्तमान असगार्ड मार्केट, जिसका गहन स्तर सम्राट गहन दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था, प्राप्त कर सकता था। प्रतिभा, विलक्षण, राक्षस, सन की वर्तमान में लिंग यूफेंग के दिल में इन सभी शब्दों को एक साथ जोड़ने पर भी जिया किंगयू को समझने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
उसके बगल में लिंग यून और भी अधिक कांप रहा था। वह पूरी तरीके से अवाक था। कल के मैच में भले ही वह बुरी तरीके से हार गया था, लेकिन उसका मानना था कि वह उस डोमेन के कारण हार गया जो दिखाई नहीं देने वाला था। अगर वह डोमेन नहीं होता तो जिसने गहन नियमों को तोड़ तो केवल अपनी गहन कलाओं और संयुक्त क्षमताओं के से ताकत वह मानता था कि वह जैक किंग को दबाने में सक्षम था। आखिरकार कल उसका सोर्ड स्पिरिट डोपलगैंगर जैक किंग को पूरी तरीके से दबाने में सक्षम था। लेकिन अब उसे जैक किंग को देखकर आश्चर्य हुआ कि कल उसने अपनी गहन कलाओं को पूरी तरीके से प्रदर्शित नहीं किया था। जैक किंग की वर्तमान कंडीशन ऐसी थी कि अगर वह बेशक अपने तलवार आत्मा डोपलगैंगर को बाहर निकाल दे, फिर भी उसके लिए विरोध करना कठिन होगा। क्या हो रहा है? चुलबुले की सुंदर भौहें कस गई, क्योंकि उसने हैरान होकर पूछा, किंग अपना तुर्क का पत्ता क्यों उजागर किया? अगर वह यूनचे को हराना चाहती तो जब हुई बादल कला के पांचवें दायरे का उपयोग करना पूरी तरीके से पर्याप्त होता। जूनियर सिस्टर जिया जल्दबाजी व्यक्त नहीं है, उसके पास अपने कारण है, लेकिन जब से उसने जम्मू विवाद सातवें दायरे को बाहर निकाला है, यह मैच बहुत जल्द खत्म हो जाना चाहिए। सुई वुशुआंग ने शांत स्वर में कहा, दुनिया में अनगिनत गहन कलाएं हैं। जितना ऊपर कोई पहुंचता है, उतना ही उसे बेहद विचित्र और ज्ञान विनाशक गहन कलाओं से संभावित अस्तित्व का पता चलता है। जब उन लोगों ने पहली बार जय किंग के तलवार आत्मा डोपलगैंगर को देखा, सुलिलिंग यून के तलवार आत्मा डोपलगैंगर को देखा, तो उन्हें गहराई से लगा कि यह अविश्वसनीय है। लेकिन जय किंग ने जिसे जमे हुए बादल सातवें दायरे का इस्तेमाल किया, उससे वास्तव में उसके पूरे शरीर में बहुत बड़ा बदलाव आया। उसकी ज्ञान शक्ति में काफी बड़ा बदलाव था और यह काफी असाधारणता तक बढ़ चुकी थी, लगभग आधे से भी दोगुनी हो गई थी। एक बर्फ जैसा ठंडा दबाव जुनचे की आत्मा और शरीर को बुरी तरीके से घेरे हुए था। ऐसा दबाव जो कि 10,000 सालों से जमा हुए एक बर्फ के पहाड़ में फंसने से आता है। हाँ, यूनचे ने जोर से दहाड़ा। उसके शरीर पर फिनिक्स की लपटें बेतहाशा जलने लगी, जैसे लाल रंग की लपटें कुछ मीटर की ऊंचाई तक उठी, जिससे वह बर्फ ठंडे दबाव को तोड़कर उसके शरीर में फिनिक्स के खून की 3 बूंद बेतहाशा जल उठी, जिससे फिनिक्स की ताकत वाली लपटें उसके हर मध्य रेखा और ताजे खून की हर बूंद में फैल गई। सिर्फ ज्ञान शक्ति के आधार पर यूनचे की ताकत जैक किंग से काफी कम थी। हालांकि यूनचे की लपटें सिर्फ सामान्य गहरी लपटें नहीं थी, बल्कि फिनिक्स रक्त की 3 बूंदों से उत्पन्न फिनिक्स लपटें थी। अकेले सत्रों से इसने निसंदेह उसके जमे हुए बादल को दबा दिया। दिव्य फिनिक्स संप्रदाय वर्ड ऑफ द फिनिक्स के केवल पहले 4 चरणों के साथ दुनिया पर हावी होने में सक्षम था। फिनिक्स संप्रदाय इस कॉन्टिनेंट में 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। सॉरी, 4 नहीं, 7 प्रमुख संप्रदायों में से एक है और ब्लू विंड नेशन में ये 4 संप्रदाय हैं। मतलब पहले उनसे ब्लू विंड नेशन को जीतेगा और फिर कॉन्टिनेंट को। अब आगे देखते हैं। फिनिक्स की लपटे वर्ड ऑफ द फिनिक्स का कि केवल 4 चरणों के साथ दुनिया पर हावी होने में सक्षम था, जिससे उन्हें एक देश का शाही परिवार बनने की अनुमति मिली, जिसने उन्हें गहन आकाश महाद्वीप में 4 महान पवित्र भूमि को छोड़कर नंबर 1 पावर हाउस बनने की अनुमति दी। स्वाभाविक रूप से यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका मुकाबला फ्रोजन क्लाउड अस्गार्ड की फ्रोजन क्लाउड आर्ट कर सके। इसलिए भले ही उसकी ताकत रिया की न्यू से बहुत कम हो, फिर भी उसके पास उसके खिलाफ मुश्किल से भी प्रतिरोध करने की योग्यता थी। बर्फीली ठंडी हवा और जलती हुई हवा लगातार एक दूसरे से टकरा रही थी, जिससे किसी चीज के चिरने की आवाज चीखें लगातार निकल रही थी। आज की लपटों में नाई यून चेने के बाल पूरी तरीके से उड़ गए थे और उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। उसकी निगाहें बिजली की तरह तेज और उसके दोनों हाथों में उसकी गहरे भूरे रंग की भारी तलवार पकड़ रखी, जो विशेष रूप से भयानक लग रही थी। उसने धीरे से उसे सामने की ओर इशारा किया, अपनी सीधी खड़ी मुद्रा के साथ तालमेल बिठाते हुए। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ऊंचा पहाड़ हो जो पूरी दुनिया को देख रहा हो। भले ही वह जे किंग का सामना कर रहा था, जिसकी आभा बढ़ गई थी, मतलब ज्ञान शक्ति, लेकिन उसके पास पीछे हटने का जरा भी इरादा नहीं था। सिर्फ उसका प्रभावशाली तरीका और साहस अनजाने में ही सभी को मजबूर होने का एहसास कराने के लिए पर्याप्त था। सिर्फ उनके प्रभावशाली व्यवहार से ही लोगों को लिंग यून में एक ऐसा महापुरुष दिखाई दिया जिसकी भविष्य में बहुत से लोग पूजा करेंगे। जय किंग एक परी के रूप में जो एक अवास्तविक दुनिया से उतरी थी, और यूनचे एक धरती को हिला देने वाले सर्वोच्च अधिपति के रूप में है। और इस पर यूनचे की आंखों से एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसके पैरों के नीचे की चट्टान अचानक फट गई। और हवा में हिंसक हलचल के साथ यूनचे ने हमला किया। ड्रैगन फोल्ट ने एक विशाल ग्रे अंतराकार आकृति बनाई, जिसने हवा की लहरों की परतों को धकेल दिया और जय किंग की ओर विस्फोट किया, जिसकी आभा अविश्वसनीय रूप से लुभावनी थी।
हालांकि इस बार यूनचेक के हमले का सामना करते हुए ये किंगयू ने पीछे हटने का इरादा नहीं खाया। इसके बदले उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली को धीरे से आगे बढ़ाया। उसकी हथेली ऐसी लग रही थी मानो वह चमकती हुई सफेद जेड में बदल गई हो, जिसे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह एक लड़की की हथेली थी। और उसकी उस छोटी सी हरकत से आइस फिनिक्स स्नो फ्लावर रिबन बिजली की तरह तेज से बाहर निकल आया। मौत के देवता के चुम्बन की तरह यह सीधे ड्रैगन फोर्ट पर जा गिरा। धमाका बिजली की वजह से होने वाली विस्फोटक गर्जना की तरह उसके पैरों के नीचे की चट्टान तुरंत धूल में बदल गई और उन्हें गहनों की जंगली क्षणों द्वारा आकाश की ओर उड़ा दिया गया। आसपास के बर्फ के क्रिस्टल को धधकती रोशनी के भीतर यूनचे तुरंत वापस उड़ गया। उसकी 8 दर्जनों मीटर तक मंच पर घिसटती रही। फिर उसने अपने ड्रैगन फ्रूट को जमीन में घुसा दिया, जिससे वह पीछे हटने से रुक गया। रैंकिंग टूर्नामेंट में यह पहली बार था जब यूनचे ने अपनी सीधे तलवार के वार से नुकसान में था। अपने पहले मैच में उसने ड्रैगन फ्रूट का नहीं बल्कि ओवरलोड की कोलोसल तलवार का इस्तेमाल किया। उसने उस मैच में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और इसके अलावा उसने बर्निंग हॉट और फिनिक्स की लपटों को सक्रिय नहीं किया। फिर भी लिंग जी ने उसे सीधे टकराव की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं की। यह कोलोसल तलवार मतलब जो ड्रैगन केव में मिली थी यूनचे ने चुयुली के साथ, उस तलवार की बात हो रही है। हालांकि जिया किंगयू के साथ जिसने अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल किया और साथ ही यूनचे ने भी अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल किया सीधे टकराव में, जिससे उसे पूरी उम्मीद थी कि वह लाभ में होना चाहिए था, पूरी तरीके से नुकसानदेह स्थिति में आ गया। ट्रू प्रोफाउंड रियलम का 10वां स्तर और अर्थ प्रोफाउंड रियलम का 3रा स्तर, उनके बीच दो बड़े रियलम की अड़चनों के साथ एक अंतर। तुम फिर से मेरा बार लेने की हिम्मत क्यों नहीं करती? उनके बीच दो बड़े और खतरनाक आदान प्रदान के बीच यूनचे निसंदेह नुकसान में था, लेकिन उसे कोई भी गंभीर चोट नहीं आई थी। वह जमीन से उछला और तेज गर्जना के साथ हवा में ऊंचा उठ गया। फिनिक्स लपटों से गिरा। ड्रैगन फोर्ट एक बार फिर नीचे गिरा और हवा में उठने वाली तरंगों की ताकत पहले से भी ज्यादा थी। ओवरलोड का शेष। तलवारों के इस प्रभावशाली प्रहार की महिमा ने दूर बैठे दर्शकों को ऐसा महसूस कराया जैसे कि जिया किंगयू पर पूरा पहाड़ टूट कर गिर पड़ा हो। हालांकि जब ड्रैगन फोर्ट जिया किंगयू के संपर्क में करने वाला था, तभी यूनचे का शरीर अचानक झटका खा गया और उसकी हरकतें तुरंत धीमी हो गई। ठंडी हवा की धाराएं मानो विनाशकारी और सर्वव्यापी धातु की सुइयों हो। फिनिक्स लपटों को भेदते हुए यूनचे के शरीर और उसकी मेरिडियन की सतह पर लगी, जिससे उसका पूरा शरीर एक पल के लिए सुन्न हो गया। हालांकि ठंडी हवा की ये धाराएं अगले ही पल फिनिक्स लपटों द्वारा पहले ही बाहर निकाल दी गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल ही घातक क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। ड्रैगन फोर्ट की पूरी तरीके से उतरने से पहले ही आइस फिनिक्स स्नो फ्लावर रिबन एक बुद्धिमानी सांप की तरह उड़ गया और यूनचे की कमर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह एक धीमी तरह के साथ बाहर निकल गया। हाँ हाँ, अंतर बहुत अधिक है। इस द्वंद्व को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 यूनचे भी दिए को हराना संभव नहीं है। यूनचे का प्रदर्शन पहले से ही काफी चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है कि यूनचे कमजोर है, बल्कि जिया किंग बस बहुत भयावह है। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि फ्रोजन क्लाउड अस्गार्ड वास्तव में ऐसे शिष्य को कैसे लाने में कामयाब रहा। यह देखकर कि यूनचे की दूसरी सक्रिय हड़ताल भी एक भयानक हार का कारण बनी और उसके सामने जिया किंग जो अभी भी 1 इंच भी नहीं हिली थी, आसपास के दर्शक ने आ भरी। और ठीक इसी समय सामान्य ज्ञान को धक्का देते हुए यूनिट जो आइस फेनिक्स स्नो फ्लावर रिबन द्वारा आकाश की ओर उड़ाए जाने के बाद पूरी तरीके से संतुलन खो चुका था, जिया किंग की ओर उतर रहा था। फिनिक्स विंग का स्वर्गीय नृत्य, यह यूनचे की गहन कला है। फिनिक्स विंग इंपीरियल डांस। जब एक इंसान को एक मजबूत बल द्वारा उड़ा दिया जाता है तो उसके पास बल लगाने के लिए कोई जगह नहीं होती और उसके लिए कोई बल लगाना लगभग असंभव होता है। अपना संतुलन बनाए रखना पहले से ही एक बहुत ही कठिन काम था। फिर भी यूनचे ने वास्तव में एक हमला शुरू किया जबकि उसका संतुलन पूरी तरीके से खो गया था और जिस गति से वह नीचे उतर रहा था वह बहुत तेज थी। एक पल में वह पहले से ही जिया किंग के ठीक सामने से हमला कर चुका था और जिया किंग के शरीर पर भारी रूप से टूट पड़ा, जो पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। उसके पीछे आग की लपटों से बने एक फिनिक्स पंखों की एक जोड़ी जोर से जल रही थी। धमाका, एक बड़े आग का गोला अचानक फट गया। इस अप्रत्याशित हमले ने आखिरकार जैक किंग की बर्फ की क्रिस्टल की सुरक्षा को तोड़ दिया, जिससे वह बहुत दूर जा गिरी। यूनचे पीछे की ओर लुढ़क गया और अपने गले तक पहुंच चुके खून को बलपूर्वक निगल लिया। उसके शरीर के मजबूती से खड़े होने का इंतजार करने से पहले ड्रैगन फोर्ट ने एक के बाद एक आग की विशाल छायाएं छोड़नी शुरू कर दी, क्योंकि वह इधर उधर घूम रहा था। फिनिक्स ब्रेक। फिनिक्स के आकार की लपटें जो एक भारी तलवार की तानाशाही को लेकर लगातार एक के बाद एक जिया किंग की ओर उड़ रही थी। जिया किंग जो फिनिक्स विंग की इंपीरियल डांस से मारे जाने की बाद अभी तक अपना संतुलन बनाए रख पा रही थी। फिनिक्स ब्रेक के दर्जनों विस्फोटों के केंद्र
विस्फोट में गिर गई। अराजकता से विस्फोटक रूप से उठने वाली सशक्ति रोशनी ने जिये किंग को पूरी तरीके से अपने भीतर डुबो दिया। हालांकि प्रकाश की ये धधकती किरणें ज्यादा देर तक नहीं टिकी और अचानक उनके भीतर चमकती नीली रोशनी से पूरी तरीके से बुझ गई। नीली रोशनी के बाद एक विशाल बर्फ की क्रिस्टल वाला फिनिक्स आक्रामक रूप से उड़ गया, जिसने आने वाले 2 फिनिक्स ब्रेक को चकनाचूर कर दिया। फिर बिना किसी कमी के उसने युनचे की छाती पर जोरदार वार किया। युनचे ने हवा में खून का एक कोण उगल दिया और 30 मीटर दूर पीछे उड़ गया। उसके शरीर पर लगी फिनिक्स की लपटें उसी समय बुझ गई और उसकी छाती को ढकने वाले कपड़े पूरी तरीके से फट गए थे। उनकी जगह बर्फ की एक मोटी परत आ गई थी और बर्फ की तरह के परत के नीचे एक बर्फ से सील घाव था, जिससे फूटने का समय नहीं मिला। यूनचे ने अपने शरीर को संभाला और धीरे से तलवार के सहारे खड़ा हो गया। उसकी होठों के किनारे से खून की एक धारा बह रही थी। उसके सामने जिये किंग का चेहरा बर्फ की तरह सफेद था और उसकी आंखें नीले क्रिस्टल की तरह थी।